हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में आप लोगों ने देख चुका था कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। आगे स्टार्ट करते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसके बारे में जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2 आइए आज स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में आप लोगों ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में देख लिया था। आगे कंटिन्यू करते हैं क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उसके बारे में जानते हैं। तो आप बोल सकते हैं ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। जिसमें पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है उसको देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यानी आप बोल सकते हो कि अगर अभिक्रिया हो रही है तो क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सामान्य सा उदाहरण है कि चूने में अगर आप पानी डालते हो तो चूना क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। यानी आप बोल सकते हो कि अभिक्रिया करके क्या करता है, ऊष्मा उत्सर्जन करता है। उस अभिक्रिया को आप क्या बोल सकते हो, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आइए स्टार्ट करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है उसको जानते हैं। आइए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, तो ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऊष्मा का उत्सर्जन हो, उस अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हो कि अगर हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ क्या करवा दे रहे हैं, अभिक्रिया करवा दे रहे हैं। किसका, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा, अमोनिया। NH3 + 22,400 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितना, 22,400 किलो कैलोरी ऊर्जा बन जाएगी। यानी ये क्या हो रही है, ये ऊर्जा क्या कर रही है, बन रही है। यानी क्या हो रही है, उत्सर्जन हो रही है। कब, जब क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ हम क्या करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं, तब क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ऐसी अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो हम इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आइए इस समीकरण को बैलेंस कर लीजिए। ये समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा आप बोल सकते हो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया
कौन सी अभिक्रिया? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा का अवशोषण हो, उसे ऊष्माशोषी उससे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या होती है बाबू? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे आप देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं हम। किसका? नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाने। किसका अभिक्रिया करवा रहे हैं? नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ। ये भी कैसी है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। प्लस नहीं, इसमें क्या होगा? माइनस होगी। माइनस क्यों हो रही है? क्योंकि उस ऊर्जा क्या हो रही है बाबू? लग रही है। आप बोल सकते हो कि ऊर्जा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। यानी आप बोल सकते हो कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया जब भी होगी तो आप अगर उसे जिस भी बीकर में हो रही है, जिस भी पात्र में हो रही है, अगर आप क्या कर रहे हैं? उसे टच कर रहे हैं तो क्या होगा आपको? तो आपको शीतलता का अनुभव होगा। और उष्मा क्षेपी में क्या होगा? आपको उष्मा का अनुभव होगा। आप बोल सकते हो आप हीट या उष्मा का क्या होगा? अनुभव होगा। यानी गर्माहट आएगी और इसमें क्या आएगी? शीतलता आएगी। तो इसमें क्या होगा बाबू? ये देखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, क्या बन गया? नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब माइनस में क्यों लिख रहे हैं? यानी इसमें कितना ऊर्जा देनी पड़ रही है? 43,200 किलो कैलोरी। कितना? 43,200 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या करनी पड़ रही है? हमको देनी पड़ रही है। कौन सी अभिक्रिया में? ये है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ये क्या थी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं बाबू, क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या देखते हैं हम? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होती है उसको देख लेते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? आइए देखते हैं। तो आप बोल सकते हो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार को किसको? अम्ल और क्षार को उचित मात्रा में मिलाने से अम्ल की अम्लीयता चली जाए और क्षार की क्या चली जाए? क्षारकता चली जाए। उसको आप क्या कह सकते हो? उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आइए लिखते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार को उचित मात्रा में मिलाने पर अम्ल की अम्लीयता तथा क्षार की क्षारकता समाप्त हो जाती है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कर रहे हैं उसे? तो उसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हो
सोडियम हाइड्रोक्साइड को एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या कर रहे हो, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवा रहे हो, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं हम, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो क्या बनेगा बाबू, आइए देखते हैं। तो बनेगा बाबू, आप बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो यहाँ बन जाएगा सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, Na2SO4, यहाँ से Na चला गया, यहाँ से SO4 चला गया, बचा कौन बाबू, तो ये दोनों बचे हुए, कौन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचा हुआ, क्या बचा हुआ है, 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो H2O ये बन गया। आइए आगे बैलेंस कर लेते हैं इस अभिक्रिया को, क्या कर लेते हैं हम, बैलेंस कर लेते हैं। आइए बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ एक सोडियम था, यहाँ 2 सोडियम हो गया, यहाँ एक SO4 है, यहाँ एक SO4 है, यहाँ क्या है बाबू, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, वहाँ कितना है, 1 ऑक्सीजन, यानी ये क्या हो गई अभिक्रिया, बैलेंस हो गई, 4 उधर और 4 इधर, 4 हाइड्रोजन इधर 4 हाइड्रोजन उधर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए आगे की अभिक्रियाओं के बारे में देखते हैं। आइए आगे की अभिक्रिया को स्टार्ट करते हैं। आगे की अभिक्रिया क्या है बाबू, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, या आप उसको क्या बोल सकते हो, आप उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हो। आइए अगला रिएक्शन देखते हैं क्या होता है, अगला रिएक्शन क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो अगला रिएक्शन है आपका अपचयन एवं उपचयन। आइए हेडिंग डालते हैं, उपचयन एवं अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन, आइए उसके बारे में देखते हैं। आइए उसके पहले देख लेते हैं कि उपचयन है अपचयन क्या होता है। तो आइए लिखते हैं उपचयन। उपचयन क्या होता है बाबू, उपचयन क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो बाबू, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का क्या हो बाबू, त्याग हो, उसको आप क्या बोलते हो, तो उसको आप बोलते हो उपचयन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन का क्या हो, ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का त्याग हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, ये कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, CuO। क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ आके आप क्या कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। ये क्या हो गया, जैसे यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ऑक्सीजन का योग हो उसको क्या कहते हो आप, तो उसको क्या कहते हो, उपचयन अभिक्रिया कहते हो। क्या कहते हो, उपचयन अभिक्रिया कहते हो।
उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता हो, ऑक्सीजन का योग होता हो या हाइड्रोजन का त्याग होता हो, उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। आइए देखते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अपचयन अभिक्रिया तो आप लिखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीजन का त्याग हो, ऑक्सीजन का त्याग हो या हाइड्रोजन का योग हो, उस अभिक्रिया को या उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या क्या होती हैं? तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का त्याग होता है और हाइड्रोजन का योग होता है। इसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का योग हो रहा था और हाइड्रोजन का त्याग हो रहा था। क्या हो रहा था? इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा था और हाइड्रोजन का त्याग हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। क्या हो रहा है? योग हो रहा है। ऐसी अभिक्रिया को आप क्या बोलते हो? तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं हम। किसका? कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? यहाँ कॉपर क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। कॉपर और जल बन रहा है। क्या बन रहा है? कॉपर और जल बन रहा है। क्या बन रहा है? कॉपर और जल। यहाँ से ऑक्सीजन का क्या हुआ है? ऑक्सीजन का त्याग हुआ है। यहाँ त्याग हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा था? ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? त्याग हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं। क्या होता है रासायनिक समीकरण? स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है रासायनिक समीकरण, उसके बारे में देखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं हम, रासायनिक समीकरण। क्या? रासायनिक समीकरण। या आप लिख सकते हो केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशन, उसके बारे में जानते हैं। रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या लिख सकते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा उत्पादों को, किसको? पदार्थों तथा उत्पादों को के प्रतीकों एवं सूत्रों के द्वारा निरूपण को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनको? रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए लिखते हैं क्या होता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक, ये भाई स्टार्ट कर ले बढ़िया यार, स्टार्ट दबा यार। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों तत्व बोल सकते हो या अभिकारक बोल सकते हो। अभिकारक तथा उत्पाद को उनके प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक
रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनको उनको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रासायनिक समीकरण होती क्या है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों तथा उनके बोल सकते हो अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को उनके प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा निरूपण को क्या कहते हैं? हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप लिख सकते हैं कि आपकी अभिक्रिया किसके साथ हो रहा था? मैग्नीशियम और ऑक्साइड को, यानी आप बोल सकते हो एक रासायनिक अभिक्रिया थी। कौन सी? मैग्नीशियम को मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा था। किसका निर्माण हो रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा था। किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। आइए देखते हैं ये क्या था बाबू? मैग्नीशियम था। ये क्या है बाबू? मैग्नीशियम है और इसके साथ अभिक्रिया कौन कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है। उत्पाद के रूप में क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तो ये क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। और ये क्या है? तो ये है उत्पाद। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? उत्पाद है। अब इनको क्या कह सकते हो? मैग्नीशियम को हम क्या लिखते हैं? Mg के रूप में लिखते हैं। मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं? Mg के रूप में, Mg। ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या लिखते हैं? MgO लिखते हैं। तो इनके तत्वों को, क्या ये तत्व है ना, इनको क्या किया जा रहा है? इनके प्रतीक तथा सूत्र के द्वारा क्या किया जा रहा है? निरूपित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? निरूपित किया जा रहा है और प्रतीकों और सूत्रों के रूप में निरूपण किया जा रहा है। जिनको उनको हम क्या कहते हैं बाबू? रासायनिक समीकरण करना। जैसे आइए देखते हैं, ये देखिए ये क्या है? मैग्नीशियम का ये क्या है बाबू? प्रतीक है। क्या है? प्रतीक बोल सकते हो या क्या है? सूत्र है। ये क्या है? ऑक्सीजन का सूत्र है। किसका सूत्र है? ऑक्सीजन का। उत्पाद क्या बन रहा है? उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, यानी हम MgO बोल रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। और उसको तत्व के प्रतीक के रूप में आप क्या कर रहे हो? या सूत्र के रूप में क्या कर रहे हो? निरूपण। यानी इस प्रकार के निरूपण को निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं मैग्नीशियम, इसको कहते हैं ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये क्या हो गया? रासायनिक समीकरण हो गया। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को उनके प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा निरूपण करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जा रहा है? जलाया जा रहा है। किसकी उपस्थिति में जलाया जा रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, उसका निर्माण होता है। ये क्या? मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन अभिक्रिया करवाओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये क्या है? तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? ये केवल और केवल रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन इनको क्या किया जा रहा है? उनके तत्वों के या सूत्रों के सूत्रों के रूप में क्या किया जा रहा है? निरूपित किया जा रहा है। उनको हम क्या कह रहे हैं? तो उनको हम क्या कह रहे हैं? रासायनिक समीकरण कह रहे हैं। आई होप आपको रासायनिक समीकरण समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या होती है, उसके बारे में जानते हैं। आइए रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि देखते हैं।
रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि देखते हैं। समीकरण को लिखने की विधि, लिखने की विधि। तो आइए लिखते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने की निम्न विधियां होती हैं। रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को लिखने की निम्न विधियां होती हैं, विधियां होती हैं, जिसमें से फर्स्ट आप लिख सकते हो, जिसमें से फर्स्ट आप लिख सकते हो रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए अभिक्रिया में भाग लिए, अभिक्रिया में भाग लिए सभी तत्वों के प्रतीक एवं सूत्रों का ज्ञात होना, सूत्रों का ज्ञात होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? ज्ञात होना आवश्यक है। किसका ज्ञात होना आवश्यक है? तो प्रतीकों एवं सूत्रों का ज्ञात होना क्या है? आवश्यक है। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं? तो दूसरा हम लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं दूसरा? तो दूसरा हम लिख सकते हैं अभिक्रिया में भाग लिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक क्या हो सकता है? तत्व हो सकता है या तो यौगिक हो सकता है, तत्व या यौगिक। अभिकारक को रासायनिक समीकरण में किसमें? रासायनिक समीकरण में हम किधर लिखते हैं बाबू? तो रासायनिक समीकरण में हम इसको बाईं ओर लिखते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को रासायनिक समीकरण में बाईं ओर धन के चिन्ह के साथ लिखते हैं, चिन्ह के साथ लिखते हैं। किसके साथ लिखते हैं बाबू? तो धन के चिन्ह के साथ लिखते हैं। किसके चिन्ह के साथ लिखते हैं? धन के चिन्ह के साथ लिखते हैं। तीसरा आइए देखते हैं क्या होता है तीसरा। आइए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है बाबू अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त या निर्मित उत्पाद को रासायनिक समीकरण में दाईं ओर धन के चिन्ह के साथ लिखते हैं, तीसरा पॉइंट क्लियर है? तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट है अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त निर्मित उत्पाद को रासायनिक समीकरण में दाईं ओर, किसमें? दाईं ओर किसके साथ लिखते हैं?
धन के चिन्ह के साथ लिखते हैं। किसके साथ लिखते हैं? धन चिन्ह के साथ लिखते हैं। फोर्थ क्या है? तो आइए फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या है बाबू? फोर्थ कहता है बाबू अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य इक्वल या तीर का निशान लगाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य किसका निशान लगाते हैं? या तो इक्वल टू का लगा सकते हैं, या तो हम किसका लगा सकते हैं? तीर का निशान लगाते हैं। जैसे आप बोल सकते हो, ये देखिए, आप ये अभी अभिक्रिया लिखे हो Mg+O2 इक्वल्स MgO2 MgO, ये बैलेंस कर दिया आपने। ये तीर लगा रहे हो, जो ये तीर लगा रहे हो, ये तीर को बीच में क्या लगा रहे हैं? हम तीर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बाबू? तीर लगा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? तीर का शीर्ष उत्पाद की ओर तथा पूछ भाग अभिकारक की ओर होता है। अभिकारक की ओर होता है। फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स्थ पॉइंट क्या लिख सकते हो आप? सिक्स्थ पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं बाबू? रासायनिक समीकरण लिखते समय द्रव्य के अविनाशिता का पालन करते हैं। द्रव के अविनाशिता का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? द्रव के अविनाशिता का। किसका पालन करते हैं? द्रव के अविनाशिता का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? द्रव के अविनाशिता का पालन करते हैं। आई होप आपको रासायनिक समीकरण लिखने की विधि समझ में आए होगी कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने की निम्न विधियां होती हैं, जिनमें से फर्स्ट वन है क्या बाबू? कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद हैं, उनका प्रतीक और सूत्र हमको ज्ञात होना चाहिए। सेकंड क्या है बाबू? अभिकारक जो भी है उसके समीकरण में किधर लिखा हो जाते हैं? तो उसको रासायनिक समीकरण में बाईं ओर, किधर? बाईं ओर धन के चिन्ह के साथ लिखा जाता है। थर्ड वन क्या है? थर्ड वन है कि रासायनिक समीकरण लिखते समय उत्पाद को दाईं ओर धन के चिन्ह के साथ लिखाते हैं। फोर्थ क्या है? फोर्थ है बाबू कि रासायनिक समीकरण लिखते समय या रासायनिक समीकरण में उत्पाद और अभिकारक के मध्य तीर का चिन्ह या इक्वल का चिन्ह क्या करते हैं? बराबर का चिन्ह लगाते हैं। फिफ्थ का है बाबू कि जो भी तीर का निशान होता है वो उसका शीर्ष भाग किधर होता है? उत्पाद की ओर होता है। शीर्ष भाग किधर होता है? उत्पाद की ओर होता है। और जो पूछ भाग है वो कहाँ होता है? अभिकारक की ओर होता है। सिक्स्थ क्या है बाबू? कि द्रव की अविनाशिकता का हम क्या करते हैं? पालन करते हैं रासायनिक समीकरण लिखते समय। आइए आगे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किसे कहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आइए हेडिंग डालते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण।
संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, उसके बारे में देखते हैं। तो क्या होता है, आप आइए लिखते हैं, वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में दोनों पक्षों का मतलब क्या हो गया बाबू, दोनों पक्षों का मतलब हो गया उत्पाद तथा अभिकारक। उत्पाद तथा उत्पाद, दोनों पक्षों में तत्वों की संख्या क्या हो, तत्वों की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ आप बोल सकते हो क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें क्या हो, दोनों पक्षों में, यानी आप बोल सकते हो उत्पाद में तथा अभिकारक में, दोनों पक्षों में तत्वों की क्या हो, संख्या बराबर, उसको आप क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आइए सीखते हैं। तो आप लिखिए आगे, रासायनिक समीकरण को निम्न चरणों द्वारा संतुलित किया जाता है। जिसमें से पहला क्या है बाबू, जिसमें से क्या है आप बोल सकते हो स्टेप 1 लिख सकते हो, या पद 1 या चरण 1। चरण 1 रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक समीकरण के सभी तत्वों को बॉक्स में बंद कर देते हैं। बॉक्स में बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चरण 1 में क्या करते हैं, सभी रासायनिक समीकरण में जो भी तत्व होते हैं उनको क्या करते हैं, बॉक्स में बंद करते हैं। बॉक्स में बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप डिब्बा में बंद कर दे रहे हैं, डिब्बा में बॉक्स में नहीं बंद करना है। तो बाबू आइए देखते हैं कैसे बंद किया जाता है। आप ही मत कहिएगा कि सर बोले थे बॉक्स में बंद कर देना, तो हमारे पास बॉक्स नहीं है, हमारे पास क्या है, केवल और केवल ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स में ही बंद कर देते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स में हमें नहीं बंद करना है, तो हमें किस में बंद करना है बाबू, तो हमें एक बॉक्स बनाना है, सर्कल बनाना है। आप बोल सकते हैं ये बॉक्स बनाना है, ऐसे बॉक्स बनाना है, उसमें बंद करना है, ना कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में बंद करना है। आइए आगे देखते हैं कैसे बॉक्स में बंद किया जाता है, उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक समीकरण है, कौन, Fe+H2O। क्या है, Fe+H2O है, जिससे क्या बन रहा है बाबू, Fe3O4 प्लस Fe3O4 प्लस H2 बन रहा है। क्या बन रहा है, ये बन रहा था, ठीक। इसको क्या करना है, हमको बॉक्स में बंद करना है। ये क्या किया हमने, बॉक्स में बंद कर लिया। सबको क्या किया हमने, बॉक्स में बंद कर लिया। जो भी तत्व थे उनको हमने क्या किया है, बॉक्स में बंद करना है। ऐसे बॉक्स में बंद करना है, ना कि आपके जो पास बॉक्स हो उसमें नहीं बंद करना है। किसमें बंद करना है बाबू, बॉक्स में, बट ऐसे बॉक्स में नहीं बंद करना है।
दूसरा चरण क्या है बाबू? चरण 2, असंतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों एवं यौगिकों का सूची बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सूची बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन सी हमको सूची बनानी है। तत्व हैं उनके हम क्या कर लेते हैं? सूची बना लेते हैं। कौन कौन तत्व हैं? तो इसमें तत्व लिखते हैं, परमाणुओं की संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तत्व लिखते हैं, परमाणुओं की संख्या लिखते हैं। और क्या लिखते हैं बाबू? उत्पाद में परमाणु की संख्या। क्या? उत्पाद में परमाणु की क्या? संख्या। आइए देखते हैं। ये हमने क्या बना लिया है बाबू? एक सूची बना लिया है। तो इसमें क्या क्या उपस्थित है? तो इसमें बाबू देख लीजिए, आयरन उपस्थित है, हाइड्रोजन उपस्थित है और ऑक्सीजन उपस्थित है। आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही तीन उपस्थित है। कौन कौन? आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित है। आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित है। तो देखते हैं आयरन क्या है। परमाणुओं में आयरन की संख्या क्या है बाबू? केवल और केवल एक है। आयरन में परमाणुओं की संख्या क्या है? एक है। उत्पाद में आयरन की संख्या क्या है? 3 है। परमाणुओं की संख्या क्या है बाबू? अभिकारक लिख लीजिए। अभिकारक में क्या है बाबू? हाइड्रोजन की संख्या 2। हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 2। उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 2। उत्पाद में भी हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। ऑक्सीजन की संख्या क्या है? ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में कितनी है? 1। उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या क्या है? 4। हमने क्या किया? सूची बना लिया। हमने क्या किया बाबू? सूची बना लिया। आइए आगे चरण 3 देखते हैं। चरण 1 में क्या कहते हैं? सभी तत्वों को बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। लो बाबू, हमने बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। चरण 2 में क्या कहते हैं? चरण 2 में क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों के या यौगिकों की क्या बना लेते हैं? सूची बना लेते हैं। उनके परमाणुओं की संख्या की क्या कर लेते हैं? हम सूची बना लेते हैं। हमने क्या कर लिया बाबू? सूची बना लिया। सूची बनाने के बाद क्या किया जाता है? तो उनको क्या करते हैं बाबू? तो उनके परमाणुओं को क्या कर लेते हैं? संतुलित कर लेते हैं। आइए चरण 3 देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू? चरण 3 देखते हैं। आइए चरण 3 देखते हैं। चरण 3 में क्या कहा जाता है बाबू? उसको देख लेते हैं। तो चरण 3 में क्या कहा गया है बाबू? चरण 3 सुविधा के लिए हम क्या कर सकते हैं बाबू? सुविधा के लिए हम क्या कर सकते हैं? सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकारक में हो या उत्पाद में। अभिकारक में हो या उत्पाद में हो। सबसे पहले हम क्या कहते हैं? सुविधा के लिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं? अधिक परमाणु वाले। किसको? अधिक परमाणु वाले यौगिक को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। चाहे वो कहाँ पे हो सकता है, चाहे वो अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में हो, उसको हम सबसे पहले संतुलित कर लेते हैं। चरण 4 देखते हैं। आइए चरण 4
बारी बारी से क्या कर लेते हैं, सभी यौगिकों को संतुलित कर लेते हैं। बारी बारी से सभी यौगिकों को संतुलित कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू, संतुलित कर लेते हैं। चरण 5 क्या कहता है बाबू, चरण 5 क्या कहता है, अब बॉक्स को हम क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। चरण 5 अब बॉक्स को हटा लेते हैं तथा संतुलित समीकरण को जांच लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू, जांच लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जांच लेते हैं। आई होप आप लोगों को क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए रासायनिक समीकरण के लाभ के बारे में देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण का लाभ क्या होता है, रासायनिक समीकरण का लाभ, किसका लाभ देखेंगे हम, रासायनिक समीकरण का क्या देखेंगे बाबू, लाभ देखेंगे रासायनिक समीकरण का। तो रासायनिक समीकरण के लाभ में फर्स्ट वन आप क्या बोल सकते हो कि रासायनिक समीकरण के लाभ में फर्स्ट वन में आप क्या बोल सकते हो बाबू, कि आप बोल सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों का क्या होता है, हमको पता चलता है। तो लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों एवं यौगिकों का बोध होता है। क्या होता है, तत्वों एवं यौगिकों का क्या होता है बाबू, बोध होता है। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, तो दूसरा आप लिख सकते हैं कि अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तथा अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या का बोध होता है। तीसरा आप क्या लिख सकते हैं बाबू, तो तीसरा आप लिख सकते हैं कि अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के मोलों का पता चलता है। किसका, मोलों का पता चलता है। किसका पता चलता है, तो अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद का पता चलता है। एडवांटेज क्या था, एडवांटेज फर्स्ट एडवांटेज क्या है, यानी आप बोल सकते हो पहला लाभ क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों एवं यौगिकों का क्या होता है, हमको बोध होता है। दूसरा क्या है बाबू, तो दूसरा बोल सकते हो आप अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं के किसके परमाणुओं के, अभिकारक में उपस्थित या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का बोध होता है। तीसरा आप क्या बोल सकते हो, अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के मोलों का पता चलता है। किसका पता चलता है, मोलों का पता चलता है। आइए इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया की हानि, रासायनिक समीकरण के हानि।
रासायनिक समीकरण का हानि क्या है बाबू? तो रासायनिक समीकरण का पहला हानि क्या है? तो रासायनिक समीकरण का पहला हानि है बाबू, या कमियां क्या है बाबू? अभिकारकों तथा उत्पादों के भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता है। भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता है, का पता नहीं चलता है। दूसरा क्या लिख सकते हो आप? तो दूसरा लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं बाबू? दूसरा लिख सकते हैं ताप, दाब तथा उत्प्रेरक का बोध नहीं होता है, बोध नहीं होता है। तीसरा क्या लिख सकते हैं बाबू? तीसरा हम लिख सकते हैं, तीसरा लिख सकते हैं अभिकारकों के सांद्रता का बोध नहीं होता है, बोध नहीं होता है। चौथा क्या लिख सकते हैं आप? चौथा लिख सकते हैं हम कि ऊष्मा के परिवर्तन का बोध नहीं होता, कि ऊष्मा के क्या क्या कितने परिवर्तन होते हैं, यानी ऊष्मा का क्या नहीं पता चलता है? ऊष्मा परिवर्तन का बोध नहीं होता है, का बोध नहीं होता है, नहीं होता है। ऊष्मा परिवर्तन का बोध नहीं होता है। फिफ्थ क्या लिख सकते हैं बाबू? फिफ्थ आप लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की गति का पता नहीं चलता है। रासायनिक अभिक्रिया की गति का पता नहीं चलता है, नहीं चलता है। छठवां क्या लिख सकते हैं हम? छठवां लिख सकते हैं बाबू हम कि अभिकारकों के पूर्ण होने का समय का पता नहीं चलता है। अभिक्रिया को पूर्ण होने के समय का पता नहीं चलता है, समय का पता नहीं चलता है। अभिक्रिया के पूर्ण होने के समय का पता नहीं चलता है। सातवां क्या लिख सकते हैं हम? तो सातवां हम लिख सकते हैं बाबू कि इसमें रासायनिक समीकरण में से रासायनिक अभिक्रिया के उत्क्रमणीयता तथा अनुत्क्रमणीयता का बोध नहीं होता है, बोध नहीं होता है, नहीं होता है। किसका बोध नहीं होता है? तो आइए इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं, यानी आप हानि देख सकते हैं। हानि कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं बाबू हम? इसकी कमियां कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हानि या कमियां। कमियां या हानि क्या क्या होती हैं? तो अभिकारकों तथा उत्पादों के भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता। किसका पता नहीं चलता? अभिकारकों के तथा उत्पादों के भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता है। ताप, दाब तथा उत्प्रेरक का बोध नहीं होता, यानी उनका भी पता नहीं चलता है। अभिकारक की सांद्रता का भी पता नहीं चलता कि कितना सांद्रता इसकी है। चौथा क्या? ऊष्मा परिवर्तन का बोध नहीं होता, यानी ऊष्मा कितना परिवर्तित हो रही है, यानी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, इसका भी पता नहीं चलता है। रासायनिक अभिक्रिया की गति का पता नहीं चलता। गति का पता का मतलब कि आप बोल सकते हो अभिक्रिया कितनी जल्दी हुई या कितनी लेट हुई, इसका भी पता नहीं चलता है। अगला क्या बाबू? अगला है अभिक्रिया के पूर्ण होने के समय का भी पता नहीं चलता है हमको कि कब कितने समय में हो गया। अगर सातवां क्या है? सातवां रासायनिक समीकरण में
उसके उत्क्रमणीयता का, यानी रासायनिक अभिक्रिया के उत्क्रमणीयता का या अनुत्क्रमणीयता का पता नहीं चलता। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आगे आप लोगों का चैप्टर, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।